गुड आफ्टरनून क्लास। बताओ क्या पढ़ा था कल? इसमें क्या पढ़ा था? 39 ही पढ़ा था सिर्फ। बताओ क्या बोलता है, कौन बताएगा? वनीशा बताओ, कौन बोला ये? आर्टिकल 39। मटेरियल रिसोर्सेज का वो होना चाहिए, कॉमन गुड के लिए वो किए जाए। और हाँ थे तो सही। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, अब्यूज नहीं होना चाहिए, और यंग वर्कर्स का मटेरियल अबेंडनमेंट नहीं हो। यही काम की चीज पढ़ी थी। फिर आर्टिकल्स पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े? पार्ट्स, पार्ट्स पढ़े थे। बताओ पार्ट 3 क्या बोलता है? पार्ट 3 और पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो सिटीजन के राइट्स होते हैं, जो मिलने ही चाहिए, जो उसको नहीं, जो नहीं मिले तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ठीक है, शुड वाली चीज है, मस्त वाली चीज नहीं है। अच्छी चीज है जो इंडिया में होनी चाहिए पर हो रही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही पढ़ा था, कोई काम की चीज पढ़ी नहीं हमने। ये तुम्हारे कहाँ आएगा? कहीं पे भी आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, रेफरेंस देने काम आ सकता है। आर्टिकल 39 थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से याद कर लिया। आज हमें थोड़े आर्टिकल्स याद करने आ जाओ। कब करवाया मैंने? तुम्हें कराए थे? बताओ तो बता दो फिर। चलो 14 किसका होता है? 16 मतलब राइट, राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 19 देखो, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट तो लेबर के पास ही होगा, किसके पास होगा? 21 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 23 24 एक्सप्लॉइटेशन। इसमें 3 चीजें आती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर। 24 चाइल्ड लेबर। किसको याद नहीं हुए आर्टिकल्स? सबको याद हो गए? हर्षित बताओ 14 किसका है? हर्षित 16 किसका है? बताओ। 14 याद हुआ था, राइट टू इक्वालिटी। 16 भी राइट टू इक्वालिटी है पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, तो ये दो तो कनेक्टेड हो गए। फिर 19 पूरी तरीके से किसके बारे में बात करता है? एसोसिएशन और यूनियन। ठीक है, उसके बाद ये राइट टू लाइफ है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये लेबर्स की रिगार्डिंग है। ये तो फंडामेंटल राइट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी याद करेंगे ऐसे ही। जो मैंने तुम्हें सी सेट में एक स्टोरी सुनाई थी वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट है वापिस से। किसको याद है? जिन्होंने नहीं सुनी उनको नहीं पूछ रही मैं, जिन्होंने सुनी हुई है वो बताए। 38 किसका होता है? देखो बात ये है कि जो तुम्हारा अभी का मॉड्यूल है वो अमेंडेड हो सकता है, सी सेट में वही चल रहा हो। ये भी केस तो है ना तुम्हारे यहाँ पे। आपको क्या पता? वहां का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में थोड़ी आता, नोटिफिकेशन से आता है। मैं इसको चेक करके बताती हूँ।
नहीं इंडिया में तो देखो, नहीं इंडिया में लाइबिलिटी नहीं होती, फॉरेन में भी नहीं होती, पर इंडिया में हम लोग फंक्शन के बेसिस पे बाद में जजमेंट के थ्रू दे देते हैं। मेरे को तो जीआई जेल का वही देखना पड़ेगा तुम्हारा जो भी मॉड्यूल। हाँ तो तुम्हें तो यहाँ पे पढ़ो, यहीं पढ़ो, सी सेट को भूल जाओ। हाँ देखो सुनो, सी सेट सुनो, सी सेट में अगर तुम्हारे क्वेश्चन आता है ना, उस पर डिपेंड करता है, वहाँ ऑप्शंस होंगे तो तुम दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे आंसर क्या बनेंगे। वहाँ के मॉड्यूल में है क्राउन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो उस हिसाब से आंसर राइटिंग कर देना अगर क्वेश्चन आता है तो। लेकिन यहाँ का जो पढ़ रहे हो ना उसको प्रायोरिटी दो और लिखने में भी वही यूज करो, ठीक है। फिर देखो क्या है, आर्टिकल 38 बताओ किसका है। किसी को याद नहीं है? बताओ क्या फायदा तुम्हें स्टोरी की तरह याद कराने का। 38 होता है वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर, सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो 39 किसका है, सिर्फ लड़कों का ही भला करोगे क्या, लड़कियों का नहीं करोगे क्या। इक्वल पे फॉर, याद आ रहा है धीरे धीरे। 40 को उड़ा दो, डायरेक्ट क्या याद करोगे 41। इनका भला करोगे कैसे, राइट टू वर्क देके, राइट टू वर्क। काम करने जा रहे हैं, वहां की कंडीशन खराब है तो कैसे काम करेंगे, तो कंडीशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो कंडीशन में क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। अभी भी याद नहीं है तुम्हें? इसके बाद क्या था बताओ, वो तो क्या, लिविंग वेजेस, और फिर लास्ट पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। और देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए जनता के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी किस पे अप्लाई होता है, गवर्नमेंट पे, कि जो गवर्नमेंट को स्टेट को करना चाहिए, स्टेट कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए जनता के लिए, उसके प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो 38 में क्या बोल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी बोलते हैं वही बात यहाँ पे 38 बोलता है कि सबको साथ में लेके चलो, सबका वेलफेयर करना है, ठीक है। वेलफेयर सबका करोगे तो सिर्फ लड़कों का करोगे क्या, लड़कियों का नहीं करोगे क्या। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। भला होता कैसे है, जब कोई काम करने जाता है तो राइट टू वर्क भी मिलना चाहिए सबको, राइट टू वर्क। अब काम करने जा रहा है, उसको अच्छी कंडीशन में काम नहीं, वहां पे बहुत धुआं है, मिट्टी है, ये सब है, तो कितने दिन काम करेगा, 4-5 दिन बस, उतना ही काम करेगा। तो जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन भी तो हो। अब उसका सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, क्या काम करने जा रहा है, इक्वल पे मिल रहा है उसको, सब कुछ अच्छा है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन में काम कर रहा है, तो फिर हाँ लाइफस्टाइल अच्छा हो, ठीक है। तो जो भी मटेरियल रिसोर्सेज उसके बियॉन्ड कुछ काम कर पा रहा होगा, वो समझ में आई चीज, तो वो किस में आती है, लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होती है बताओ, रोटी कपड़ा मकान से बियॉन्ड जो काम होते हैं। अरे खाने से बाहर निकलो, हो चुका है ऊपर खाना, उससे आगे क्या होगा बताओ, लिविंग वेज से क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, हाँ ये सारी चीजें हो रही होगी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा। देखो अभी तुम अपने आप को एक तो गरीब समझना चालू करो थोड़ा, ठीक है ना, और तुम एकदम मजदूर कैटेगरी के आदमी हो, मजदूर कैटेगरी का आदमी हो तुम, ठीक है। अब रोटी कपड़ा मकान तुम्हारा पूरा हो गया, तो तुम क्या सेकेंडरी चीज क्या होगी तुम्हारे लिए, आईफोन। अपने बच्चों को भेजो, स्कूल भेजो, ताकि साइकिल टूटे तुम्हारी गरीबी की, समझ में आई चीज। तो यहाँ पे क्या है, फिर एजुकेशन और मेडिकल, अब तुम आराम से अफोर्ड कर पा रहे होंगे, ट्रीटमेंट वगैरह, हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे होंगे, समझ में आया। ये जो बियॉन्ड वाली चीज है, इसको किससे पूरा होता है, ये लिविंग वेज से, लिविंग वेजेस से पूरा होता है, समझ में आई चीज। अब लिविंग वेज भी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद उसको क्या चाहिए, इज्जत। इज्जत कैसे मिलेगी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब उससे पूछा जाए कि भाई क्या पॉलिसीज लगानी है, क्या चीजें हम करें, आप बताओ करें कि नहीं करें। कंप्लेंट बॉक्स लगाओ वहां पे, ताकि सारे जितने भी लेबर्स है उनको ऐसा फील हो कि हमारी ही फैक्ट्री है, समझ में आई चीज। क्योंकि ये सब बातें बहुत बाद में आती है, जब तुम्हारी नॉर्मल जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही तो तुम्हें इज्जत बाद में, समझ में आई चीज। उनको बोला कि हमें पार्टिसिपेशन तभी आएगा दिमाग में जब लिविंग वेज हो जाएगी, तो उसी सीक्वेंस में याद करो तो तुम्हें एकदम याद हो जाएंगे। सबसे पहले वेलफेयर,
ठीक है। वेलफेयर सबका करना है तो लड़कियों का भी करना है, इसलिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर भलाई होगी कैसे, वेलफेयर कैसे होगा, राइट टू वर्क, वर्क करने जा रहा है तो कैसी कंडीशन में काम करेगा, जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन, अच्छी जगह काम करे, आराम से काम करे तो लिविंग वेज कमा पा रहा होगा, मिनिमम वेज नहीं, मिनिमम वेज से ऊपर लिविंग वेज कमा रहा होगा। अब सारा काम बढ़िया, सब कुछ चिल चल रहा है, उसके बाद इज्जत चाहिए तो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट होना चाहिए लेबर्स का। याद हो गया? आर्टिकल्स पूछे जाएंगे कि नहीं, तुम्हें रेफरेंस देने काम आएगा अलग अलग जगह पे पूरे लेबर लॉज के अंदर, कि आर्टिकल 14 का ब्रीच हो गया, आर्टिकल 22 के अगेंस्ट हो गया, ये सब तुम्हें लिखने काम आएगा, इसलिए याद करना जरूर, ठीक है। हाँ, अभी तक तो दिया नहीं उन्होंने, अभी तक तो बहुत ही फर्स्ट वाला पेपर तो एकदम हलवा पेपर था, मतलब ऐसा लग रहा था बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछ लिए एकदम ही, फर्स्ट अटेम्प्ट का जो था, शर्म आ गई मुझे देख के एकदम कि मैंने क्या जो हार्ड लेवल का पढ़ाया हुआ है बच्चों को, और उनके सामने ऐसा पेपर आ रहा है एकदम उल्लू सा। उसमें वो कंफ्यूज हो गए होंगे अब इसमें क्या लिखे, हमें तो हार्ड पढ़ के आए हूँ इतना इजी था फर्स्ट वाला सच में, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा लेवल अप किया, तुम्हारे वाले अभी इस वाले में और लेवल अप करेंगे, तुम्हारे वाले में हो सकता है लेवल अप। डरो तुम डरो, देखो जो आर्टिकल 14 16 ये पढ़ लिया हमने, और ये अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो हमने पढ़ा। देखो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, वेलफेयर का ये। 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का है, हमने देखा ये सारे आर्टिकल्स है, और ये इसको एक बार रीड कर लो। इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी तो आर्टिकल याद किया हमने, ठीक है। अब आ जाओ, अब वापस फालतू बातें करने लग गए ये लोग। ये क्या बोल रहे हैं कि दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है देश की, पूरे देश की, गवर्नमेंट की। और जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है, हमारी है, सिटीजन की। अरे तुम्हें पता है ना, दो तरह की चीजें होती है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको फॉलो करना होता है, गवर्नमेंट को, है ना। कि भाई हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, कर सकते हैं गवर्नमेंट पे केस। तो इन्होंने ये बोला है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर हमारी भी तो कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इस चक्कर में, कि तुम्हें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, मॉन्यूमेंट्स में उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना, वो सब, ठीक है। ठीक है, अब लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल लॉज आर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेड। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल लॉज है ना वो सोशियो इकोनॉमिक दोनों पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि भलाई कर दो और भूल जाओ इंडस्ट्री हो, ऐसे भी नहीं करना। देखो हमेशा ना बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज का, सोशल भी होना चाहिए और इकोनॉमिक भी होना चाहिए। अब तुमने बोला कि इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन करती है तो बंद कर दो इंडस्ट्रीज, ऐसा कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते ना। या फिर पॉल्यूशन करती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना दो, कोई बात नहीं, सोशल खराब हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो तुम्हारे पूरा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल ESG करके, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ठीक है, तो उसमें ये सब पढ़ना है, इन्वायरमेंट में ये वो फलाना ढिमकाना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन इंडेक्स इतनी हो गई उतनी हो गई, पॉल्यूशन कम कैसे करें, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो तुमने बचपन में छोड़े थे ना वापस आ जाएंगे। हाँ ये सब पढ़ा था बचपन में, तो वो सब है ना अभी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि तुम ही देखो ना ये मौसम में क्या खतरनाक चेंजेस हो रहे हैं। अभी वैसा वाला मौसम है क्या जो ये तुम्हें मौसम है ना नॉर्मल लग रहा है जो अभी चल रहा है, तो कितनी तेज गर्मी हुई थी इस बार, और बारिश रुकी नहीं रही, और अभी ठंड बहुत जल्दी आ रही है, तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा? तो ये कोई नॉर्मल चीज है क्या, मरने वाले हम लोग जल्दी अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया खत्म है, समझ में ये चीज। तो ये चीजों पे क्वेश्चनिंग भी ज्यादा आ रही है, ICSI हमेशा ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देता है, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है ना उस पे से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई सोसाइटी का ध्यान रखते टाइम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को नहीं भूलना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते हुए सोसाइटी को नहीं भूलना, ये बोल रहा है ये, समझ में आई चीज। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज सो इनेट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन industrial laws as proclaimed in the preamble and directive principles. The industrial jurisprudence क्या होता है, तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं तो क्यों पूछती तुमसे, क्या होता है जूरिस्प्रूडेंस? जूरिस मतलब लॉ होता है, प्रूडेंस मतलब नॉलेज, लॉ की नॉलेज, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लॉ की नॉलेज ऑफ द कंट्री इज फाउंडेड ऑन द बेसिक आइडिया ऑफ सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये ना इंडस्ट्रियल लॉ जब बने थे तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, सोशो इकोनॉमिक
जस्टिस पे बेस्ड है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो गलती से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसको रीड करके एक बार लिख देना, मतलब छोड़ के मत जाना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। देखो आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हम लोग एज इट इज नहीं लगा सकते, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। अब मैंने बोला राइट टू इक्वालिटी है, तो सब बराबर, सबको बराबर ही दे सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, और मान लो कि हमने बोला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, ठीक है, तो मान लो कोई एक सीएस है और एक वॉचमैन है, ये इक्वल ट्रीट करोगे क्या दोनों को? अरे ह्यूमैनिटी की वाइज नहीं बात कर रही, पे में, पे वाइज में नहीं कर सकते, तो इक्वालिटी एक हद तक ही तो कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड थोड़ी ना कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि आपको है ना पार्ट 3 और पार्ट 4 को साथ में पढ़ना होता है हमेशा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि भाई जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जब तक हम उन दोनों को मिला के इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक फंडामेंटल राइट्स का कोई यूज नहीं है सच, सीधी सी बात है। अब देखो, हमने बोला राइट टू इक्वालिटी है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है वहां पे 14 में कि जेंडर के बेसिस में लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझ में ये चीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी तो यही बोल रहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो जब तक तुम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंप्लीमेंट इंडिया में नहीं कराओगे, तो आर्टिकल 14 क्या सच में एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो इन्होंने यही बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये लिमिटेशन है कि वो उसने उसको तो इन्फोर्स करा दिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सेबल नहीं है, तो उस चक्कर में इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। द गोल्स एंड वैल्यूज अंडर पार्ट 4 आर टू बी इफेक्चुएटेड कंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट्स। दोनों को साथ में पढ़ेंगे तभी इफेक्चुएटेड कर पाएंगे, इफेक्ट में ला पाएंगे, नहीं तो कोई सेंस नहीं है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सेंस है और फंडामेंटल राइट्स का है, लेकिन वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, द सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन शुड नॉट गिव स्कोप टू ईट अवे द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्थ ऑफ द मैन। ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम इतना ज्यादा तुमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर लिया कि एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है मैन की, वर्थ ही खत्म हो गई है, सोसाइटी का भी सोचो, समझ में आया, ऐसे इन्होंने बोला। फंडामेंटल राइट्स इनविसेज विथ ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फालतू बातें वापस से अगेन से देखो, फिर क्या बोला है, स्टेट इन इट्स एब्यूलियंस टू इवॉल्व एंड स्ट्रीमलाइन सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज बाउंड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी। इन्होंने क्या बोला, स्टेट जो गवर्नमेंट है ना, एब्यूलियंस मतलब बोलते हैं जोश जोश में आके इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं करना है, इतना ज्यादा लॉस को स्ट्रीमलाइन नहीं करना कि हम तो इकोनॉमिक वाला एस्पेक्ट ही देखेंगे कि डिग्निटी खत्म हो जाए, वर्थ ही खत्म हो जाए सिटीजन की, तो वो सब नहीं करना। ये कब की बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारे, देखो तुम्हें पता है कॉन्स्टिट्यूशन से लॉज बनते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला है कॉन्स्टिट्यूशन से कि भाई जब इंडस्ट्रियल लॉज बने हैं ना, तो बहुत दिमाग लगा के बने हैं, एकदम जूरिस्प्रूडेंस के साथ बने हैं कि भाई हम लोग है ना इधर उधर ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे कि जिससे है ना हमारी इंडस्ट्री तो ग्रोथ हो रही है और सोसाइटी हार्म हो रही है। ये सब लिखा हुआ है इसमें, अगेन वापस रीडिंग वाला टॉपिक है, पढ़ना नहीं है इसको। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज बता दो कौन कौन सी है, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। रिटी है, ठीक है, अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को अगर हाई कोर्ट से ऑफेंड हो गए तो, या फिर अग्रीव्ड हो गए तो। एक तो अपील वाली रेमेडी हो गई, ठीक है। एक स्पेशल लीव हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, वो चाहे तो कोई भी केस सुन सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका रिट, रिट वाली चीज हो गई। रिट सबको पता है कि नहीं पता? जिसको नहीं पता अभी पढ़ेंगे, अभी समझ में आई चीज, आज ही पढ़ेंगे तुम रिट। क्या प्रीवियस कॉर्पस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, सीसेट में तो पढ़ा है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी। रिट, रिट क्या होता है बताओ? डायरेक्टली हम लोग रिट फाइल नहीं करते, हम क्या फाइल करते हैं, रिट पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसको क्या बोलते हैं, रिट। ठीक है, ये इसको भी एक बार रीड कर लें, कहीं काम का नहीं है। देखो क्या बोला है इसमें, इन्होंने बोला अलग अलग रेमेडीज है, तो आर्टिकल 32 किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का, कि इसके पास जा सकते हैं हम बोलने कि हमारा फंडामेंटल राइट हार्म हुआ है। एक होता है आर्टिकल 226, ये किसका होता है, देखो आ जाओ, देखो फिर क्या है, अपार्ट फ्रॉम रिट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, स्पेशल लीव का है ऑप्शन। उसके बाद हाई कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर होती है, दो तरह की पावर है, एक तो रिट इशू करने की और एक सुपरिटेंडेंस की।
नहीं, हाई कोर्ट के पास होता है 226 आर्टिकल में, ठीक है। देखो ये 2 आर्टिकल याद कर लो, ये भी रेफरेंस देने के लिए है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हमें बस अलग अलग जगह आंसर बोलते हैं ना, एक तो होता है पास वाला आंसर, एक होता है एग्जाम्शन वाला आंसर, एक होता है रैंकर का आंसर, तो यही है वो डिफरेंस। जब वो आर्टिकल का आपने रेफरेंस दिया है, आपने उसको बियॉन्ड जितना लिखा हुआ है उससे एक्स्ट्रा में समझाया है, मैं ये नहीं बोल रही पेजेस बढ़ने से कुछ होता है, नहीं, बट ये आपका बेस कितना स्ट्रांग है वो इस चीजों से पता चलता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये वो बातें हैं जो डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, पर इसके बेसिस पे तुम्हें जज जरूर किया जाएगा कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन कितने अच्छे से पढ़ा हुआ। जज ही करते हैं और क्या करते हैं, वो एक एक लाइन पढ़ के जज ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। समझ में आई चीज? उसके बाद देखो क्या है, आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 226 में रिट किसके पास जाती है? हाई कोर्ट। और 32 तो खुद ही फंडामेंटल राइट है ना, वो किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट। कि अगर तुम्हारे आर्टिकल 14 से लेके 30 के बीच में किसी का भी इंफ्रिंजमेंट हुआ तो तुम 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन लेके जा सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर देगा पब्लिक अथॉरिटी को कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं कर सकते, इसको अपना राइट वापस से दो। समझ में ये चीज क्लियर हुआ? उसके बाद अगर तुम हाई कोर्ट के अवार्ड से, अवार्ड डिसीजन है यहाँ पे, डिसीजन से अग्रीव्ड हुए तो क्या अपील लेके जा सकते हो। अब ये आर्टिकल से याद करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा तो 132 में अपील जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोई सिविल मैटर है तो 133 में जाएगी। अब इतने आर्टिकल याद नहीं करने, ठीक है। समझ में आई चीज? एक है ना, हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस का पावर है कि नहीं है? सुपरिटेंडेंस मतलब जितने भी नीचे वाले कोर्ट्स है उनके ऊपर सुपरवाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उससे तो बड़ा होता है हाई कोर्ट, तो उसके पास वो पावर भी। समझ में आई चीज? तो रेमेडीज में हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं? रिट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, तो दोनों के पास रिट वाली पावर है। स्पेशल लीव की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस की पावर है, और हाई कोर्ट से अगर हम लोग अग्रीव्ड हुए हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जा सकते हैं, तो उसके पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। याद हो गया? अब सुनो, आ जाओ, ये केस लॉ पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीजें कुछ याद करनी पड़ेगी, वो याद करो। सबसे पहले जिसको रिट नहीं पता या रिट समझ में नहीं आया वो यहाँ पे समझ लो। रिट एक ऐसा मैंने दे रखा भी है, कहीं लिखने काम नहीं आएगा, पर तुम अगर एक्सप्लेन करते तो अच्छी बात है। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ, देखो क्या है। रिट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑर्डर देता है। किसको ऑर्डर देता है? पब्लिक अथॉरिटी को। किसको ऑर्डर देता है? पब्लिक अथॉरिटी को। और ये कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, हाई कोर्ट 226 के अंदर। और इसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। समझ में आई चीज? क्या ऑर्डर देता है? टू डू एन एक्ट और टू एब्सेंट फ्रॉम एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। या तो कुछ काम करने का ऑर्डर देता है या फिर रोकने के लिए ऑर्डर देता है कि तू काम मत कर। समझ में आया? ये दो तरह के ऑर्डर दे सकता है, कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसको हम क्या बुलाएंगे? रिट। समझ में आया? अगर नॉर्मली तुम्हारा कोई लीगल राइट हार्म हुआ है, देखो दो तरह के राइट होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक तो लीगल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल में मेनली कौन सा है? ये फंडामेंटल राइट। तो लीगल राइट हार्म होता है तो हम लोग नॉर्मल कौन से केस कोर्ट के पास जाते हैं? सिविल कोर्ट के पास जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बुला लो एक बार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुमने डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम पढ़ा हुआ है ना, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों पे। इससे अगर नहीं हो पाता है डिसीजन सॉल्व या केस तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ही होता है। इलीगल है। फिर ये जो ऑर्डर्स देते हैं इनको हम क्या बुलाते हैं? ऑर्डर ही बुलाते हैं। ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, ये सब तुम इसमें पढ़ोगे जीआईजेल में, पढ़ लिया। तो इस वजह से ये सारी चीजें आती है वहां से, ठीक है। इनको जो हम लोग देते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लेंट। हम लोग इनको प्लेंट फाइल करते हैं, क्योंकि हमें कुछ कंप्लेंट है, हमें कुछ कंप्लेंट है तो हम लोग क्या फाइल करते हैं? प्लेंट, है ना। उसके बाद ये जो कोर्ट्स है वो हमें क्या देते हैं? ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री देते हैं। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स बिल्कुल अलग है, इसलिए हम वहां पे सेक्शन नहीं आर्टिकल बुला रहे हैं। समझ में आई चीज? यहाँ पे हम लोग प्लेंट लेके नहीं जाते, हम क्या लेके जाते हैं? रिट पिटीशन। रिट पिटीशन की भैया हमें है ना रिट दो। समझ में आई चीज? तो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, पहला तो डिफरेंस यही हो गया यहाँ पे। और ये जो ऑर्डर देगा उसको ऑर्डर नहीं बुलाएंगे, उसको क्या बुलाएंगे? रिट बुलाएंगे। अब सबको समझ में आ गया रिट क्या है? क्लियर हुआ? अब आ जाओ, एक टर्म है वो भी सीखनी पड़ेगी हमें, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मतलब खुद के लिए स्टैंड लेना। जब लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोकस स्टैंडी। अपने लिए या किसी और के लिए?
समझ में आई चीज? देखो दो तरह के लोकस स्टैंडी के कॉन्सेप्ट है। एक है ट्रेडिशनल वाला जो पहले चलता था कि जिसके साथ बुरा हुआ है ना सिर्फ वही केस कर सकता है फाइल। पहले चलता था, बहुत पहले, है ना। जब रिफॉर्म्स आए, लॉज बने, तब क्या हुआ, लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न हो गया। मॉडर्न क्या बोलता है, गलत किसी के साथ भी हो केस कोई भी फाइल कर सकता है। जैसे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे निर्भया के केस में हुआ था, या अभी जो कोलकाता वाला केस था उसमें हुआ था। मतलब कोई भी केस फाइल कर सकता है जाके, है ना। कोई भी बंच ऑफ पीपल जाके केस फाइल कर सकते हैं और बोलते हैं कि हमें न्याय चाहिए। समझ में आया? अगर मेंबर ऑफ द सोसाइटी किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है और वो केस नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए, उसकी भलाई के लिए कोई भी जाके केस फाइल कर सकता है। समझ में आई चीज? जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का केस ले लो, लड़की खुद केस करना नहीं चाह रही, तो उसके मम्मी पापा जा सकते हैं, उसके कोई फ्रेंड जा सकता है, कोई भी जा सकता है। समझ में आई चीज? तो पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले जिसके साथ गलत हुआ है ना वही केस करने जा सकता था। समझ में आई चीज? उसके नाम पे ही केस फाइल होता था। अब ऐसा नहीं है। समझ में आया? देखो, राइट टू टेक एक्शन और अपियर इन द कोर्ट। लोकस स्टैंडी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? राइट टू टेक एक्शन और अपियर इन कोर्ट। कोर्ट में अपियर होना और एक्शन लेना होता है, ठीक है। राइट टू, ट्रेडिशनल वाला क्या बोलता था? राइट टू टेक एक्शन वॉज कन्फर्ड ओनली ऑन दोज हु हैव सफर्ड। जिसको सफरिंग हुई है वही जा सकता था, है ना। जैसे तुमने वो पढ़ा होगा ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 11th-12th में गलती से पढ़ा हो तो। हाँ, उसमें अलग अलग फॉरम्स होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है, हाँ स्टेट है, नेशनल फोरम है, ये सब है। उसमें तुम्हें याद हो तो केस फाइल कौन कर सकता है? कंज्यूमर एसोसिएशन भी कर सकती है। कस्टमर, हमें हमें कुछ बुरा लगा तो हम तो कर ही सकते हैं। और जो जितनी भी कंज्यूमर एसोसिएशन वगैरह बनी है उनकी हेल्प लेके भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, लोकस स्टैंडी वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, तो हमें खुद ही जाना पड़ता फिर केस करने। हमारे लिए कोई यूनियन थोड़ी जा सकता था। समझ में आई चीज? क्लियर हुआ? लोकस स्टैंडी मतलब स्टैंड लेना, खुद के लिए, किसी और के लिए, ठीक है। इसमें बताए किसके रेफरेंस में लिखा हुआ है? यूनियंस के रेफरेंस में लिखा है, क्योंकि लेबर से रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो अगर लेबर जैसे मान लो किसी एक लेबर है, उसको बहुत मारा पीटा किसी ने, एम्प्लॉयर ने, किसी ने तो क्या, एम्प्लॉयर ने उसको ऐसे बेल्ट से पिटाई कर दी उसकी, तो बाकी सारे लेबर्स को बहुत दुख हुआ, बट उसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास, वो केस कैसे फाइल करेगा? तो हम्म, वो हस्बैंड डोमेस्टिक हो गया ना। सुनो, यहाँ पे किसके रेफरेंस में लिखा हुआ है लोकस स्टैंडी वाला पॉइंट? लेबर के रेफरेंस में लिखा हुआ है। हम्म, हाँ, एक तो ये भी डिफरेंस है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स है ना। तो अगर आपके, और इसमें पता है क्या, सुनो ध्यान से समझो, इसमें ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो गरीबी हो सकती है, पोवर्टी, है ना। तो पुअर है तो केस करेगा ही नहीं, मतलब वो कभी फाइल बैठा रहेगा ऐसे ही, गलत हो गया पर मैं गरीब हूँ, ऐसे बोलेगा क्या? कोई तो करेगा ना उसके लिए केस। तो कौन करता है केस लेबर के लिए? लेबर तो हमेशा गरीबी होता है। हम क्या अज्यूम क्या कर रहे हैं? गरीबी होता है। समझ में आई चीज? तो उनके लिए कौन केस फाइल करता है? यूनियन ही तो करते हैं। जैसे कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल करता है, उस रेफरेंस में लिखा हुआ है ये। उस रेफरेंस में नहीं लिखा हुआ कि लड़की मना कर रही है कि मैं तो नहीं करूंगी केस, और फिर किसी और ने जाके कर दिया। नहीं, वो तो अलाउड ही नहीं है ना, कंसेंट वाली चीज है वो, तो वो डिफरेंट है। अब वो सीधी सी बात है, अगर वाइफ नहीं चाह रही केस करना तो कोई और थोड़ी ना कर सकता है। और कोई और कर भी दे तो भी पूछताछ होगी, वाइफ मना कर देगी, क्या सेंस निकलेगा? तूने वो मूवी देखी है, क्या नाम है, डार्लिंग्स? बस उसमें यही कचरा किया था उसमें। उसकी माँ बोल रही थी केस कर दे, लास्ट मौका है, भाग जाए यहाँ से। पर आलिया भट्ट ने क्या बोला? माफ कर दिया, फिर वो आके वापस पीटी। समझ में आई चीज? वही सब है। समझ में आई? देखो आ जाओ। फिर देखो क्या बोला इन्होंने, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब, देखो सुनो, ये ना वर्ड्स जेआईजेल में भी बहुत बार आएगा, यहाँ पे भी बहुत बार आएगा, और जहां जहां केस लो आएगा वहां बहुत बार आएगा। तो इसका एक बारी में मतलब समझ लो। आर्बिट्रेरी मतलब होता है फालतू। फालतू, हाँ। मतलब कोई जजमेंट दिया जो कि कोई सेंस ही नहीं उस जजमेंट का, या उस रेगुलेशन का कोई सेंस ही नहीं है ना। तुम्हें पढ़ते ही लगेगा कि ये क्या फालतू रेगुलेशन है ना। वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। ये वर्ड मैं तुम्हें क्यों सिखा रही हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन ही ऐसे आता है कि पूरा दे देंगे केस, उसके बाद पूछेंगे कि वेदर द अबव केस अकॉर्डिंग टू यू इज आर्बिट्रेरी और नॉट। तो तुम्हें आर्बिट्रेरी मतलब तो पता होना चाहिए ना, वही वाले लीगल टर्म है।
बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आर्बिट्रेशन तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, आर्बिट्रेरी मतलब फालतू होता है, ठीक है। देखो क्या है, आर्बिट्रेरी मतलब पर्सनल विश, रैंडम चॉइसेस के अकॉर्डिंग, नॉट एज पर द सिस्टम और रीजन। जब जज है ना फालतू डिसीजन दे देते हैं ना, फिर बाद में उसका अपोज करते हैं सब कि ये कैसा फालतू फैसला है। हाई कोर्ट ने कोई फालतू फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है वो केस, फिर सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है किसको, हाई कोर्ट को, कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, क्या केस सुनाया ये, मेरिट्स पे डिसाइड करो ना, अपनी मर्जी से कुछ भी जजमेंट दे दिया तुमने, उसको कहते हैं आर्बिट्रेरी डिसीजन। समझ में आई चीज? तो ये बार बार तुम्हें लिखने काम आएगा आंसर राइटिंग में, इसलिए बता रही हूँ। क्या पता क्वेश्चन में ही हो तो मैं वर्ड का मतलब नहीं समझेगा तो तुम्हारे तो ऊपर का पूरा क्वेश्चन का कचरा हो गया ना। समझ रहे हो? जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, इज इट टेनेबल और नॉट, इज इट आर्बिट्रेरी और नॉट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हें ये वर्ड का मतलब पता होगा तब तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं पूछना क्या चाहता है। समझ में आया? टेनेबल मतलब ये सही किया कि गलत किया, ठीक है, और ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो टेनेबल होता है। और आर्बिट्रेरी मतलब कि बकवास डिसीजन था ये अच्छा होगा। अब मान लो तुमने पूरा लिख दिया और लास्ट में आर्बिट्रेरी लगा तुम्हें कि अच्छा होता होगा, तुमने लिख दिया यस इट इज आर्बिट्रेरी, तो गलत हो जाएगा ना, कंक्लूजन गलत, आंसर कट, ठीक है। तीनों वर्ड्स का मतलब समझ में आया? रिट ये पूछी नहीं जाएंगे, बस तुम्हें पता होनी चाहिए। लोकल स्टैंडिंग मतलब स्टैंड लेना है ना किसी और के लिए, अब तो यही हो गया है। उसके बाद रिट और फिर आर्बिट्रेरी। और देखो आ जाओ फर्स्ट केस लॉ। अब ध्यान से सुनना, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ केस लॉज ही है, तो जितने केस लॉज पूरे याद कर लो, केस लॉज पे ही क्वेश्चन आएगा। ये जो हमने इतने टाइम से बकवास पढ़ी है उस पे से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आर्टिकल्स याद कराने थे मुझे क्योंकि हर जगह रेफरेंस देने काम आएगा, आगे आएंगे भी बीच बीच में, आर्टिकल 14 का ये हो गया वो हो गया, तो आर्टिकल्स याद कर लो, बाकी सब रीड करके छोड़ सकते हो। समझ में आई चीज? 39 मैंने जस्ट इन केस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो आंसर राइटिंग है, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना लेबर लॉज में, तो वो तुम चिपका सकते हो। 39 ऐसा आर्टिकल है, नाम मिलने से तो अच्छा ही है, छोड़ के आओगे उससे अच्छा तो है। कुछ तो लिखा काम का, वो भी तो रीजनेबल लगे। अब देखो आ जाओ, देखो क्या है, कैन अ ट्रेड यूनियन, अब तुम इसका आंसर बताओ, जितने भी हमने रामायण अभी बोली उसका तुम आंसर तुम खुद ही बताओ। कैन अ ट्रेड यूनियन मूव द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू रिड्रेस द फंडामेंटल राइट ऑफ इट्स मेंबर्स? क्यों? लोकल स्टैंडी है ना, इसलिए। समझ में आया? अब देखो ये क्या है, मेंबर्स कौन होंगे, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स कौन होते हैं, लेबर्स। लेबर्स का यूनियन को क्या बोला जाता है, ट्रेड यूनियन बोला जाता है, ये पता होगा तुम्हें। जैसे बॉन्डेड लेबर्स के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये तो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन उसके पास में खुला हुआ है जयपुर में, तो नहीं देखा एक छोटा सा दरवाजा है उसका, क्यूट सा, हाँ इतना छोटा सा दरवाजा है, मेरे को तो लगता है उसके अंदर जाते कैसे हैं ये लोग। हाँ वहां पे है ना लेबर्स का ट्रेड यूनियन है, वहां पे मोर्चा खुला हुआ है, वो रजिस्टर्ड होता है ट्रेड यूनियन प्रॉपर, और उसके मेंबर्स की एंट्री होती है पूरा बकायदा, किसी को भी प्रॉब्लम वहां पे रजिस्टर करा सकता है कि मेरी ये कंप्लेंट है, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप मेरी तरफ से केस फाइल करो, करते हैं फिर। समझ में आई चीज? देखो आ जाओ, केस का नाम एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, जयपुर डिवीजन इरिगेशन, ये जयपुर का ही बताओ केस है तुम्हारा पहला, जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। याद करो, चलो बताओ, जयपुर इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस, जयपुर का तो स्टेट ऑफ राजस्थान ही होगा, ठीक है। ये स्टेट ऑफ राजस्थान क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स किससे मांगे जाते हैं? गवर्नमेंट, तो केस भी किस पे होगा? गवर्नमेंट पे। कर रहा कौन है? यूनियन, इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन, यूनियन यूनियन किस पे केस करे? गवर्नमेंट पे, मतलब कोई ना कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, ठीक है। अब देखो आ जाओ, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या बोला था इस केस में? क्या हुआ था कि बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे और उनको अचानक से सरप्लस डिक्लेयर कर दिया कि यार तुम तो हमारे ज्यादा पढ़ रहे हो, हमारे मतलब हमारा 10 में काम हो रहा है और 15 रख रखे हैं, तो 5 को ऐसे बिना नोटिस के निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया उनको इमीडिएटली, फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया उनका, राइट टू वर्क, वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो यूनियन ने चैलेंज किया इसको रिट पिटीशन देके, ठीक है। तो जो अलग अलग बेंचेस होती है किसमें? हाई कोर्ट में, तो सिंगल बेंच के पास पहले गया, ठीक है, उसने क्या बोला कि ये पिटीशन बकवास है, मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने बोला भाई इंडिविजुअल का राइट होता है फंडामेंटल राइट, तो किसी यूनियन का थोड़ी ना होता राइट,
ऐसा किसने बोला? सिंगल बेंच ने बोला, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने बोला कि ऐसे नहीं होता, अरे फंडामेंटल राइट तो सिटीजन को मिलता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो ये तो इंडिविजुअल का राइट इफेक्ट हुआ है ना, तो वो केस करे, ये यूनियन क्यों आ रहा है केस करने? वही सेम लोकस स्टैंडी वाला क्वेश्चन रेज किया इसने, ठीक है। फिर डिवीजन बेंच ने क्या बोला कि ऐसे नहीं होता, उसको रिवर्स किया ऑर्डर को, उसने तो रिजेक्ट ही कर दी, पिटीशन ही रिजेक्ट कर दी, समझ में आई चीज, रिवर्स किया और वापस से भेजा, सेंड बैक टू द सिंगल बेंच फॉर डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट्स ऑफ द केस। उसने बोला जो केस आया है ना वो सुनो अच्छे से, उसको समझो, उसके बाद केस रिजॉल्व करो, पहले ही तुमने तो पिटीशन ही रिजेक्ट कर दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे डांटा किसने? डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच को। समझ में आई चीज? क्लियर हुआ? बस इतना ही केस था ये, इसमें बस पॉइंट ये था, इसमें जजमेंट ये था कि वो केस कर सकती है क्या यूनियन, इतना ही केस है ये, समझ में आया? डिसीजन कोई काम का नहीं हमारे। और एक चीज याद रखना, जितने भी हम इसमें केस लॉ पढ़ेंगे ना वो पूरे नहीं दे रखे तुम्हें, जो भी लेबर के रिगार्डिंग एक्सट्रैक्ट है ना सिर्फ वो दे रखा है, समझ में आया? अब देखो जाओ, अब ये पूरा है ना लोकस स्टैंडी का, देखो इसमें बहुत सारे केस लॉ है, जिसका नाम मैं बताऊं वो याद कर लेना, जयपुर वाला याद होना चाहिए अच्छे से, हाँ बहुत सारे हैं, तो जो मैं बताऊं वो तो कर ही लेना, उसके अलावा भी तुम्हें मन करे कि नहीं नहीं हम तो सारे याद करेंगे तो वो भी कर लेना, ठीक है। देखो, इन द फेमस केस ऑफ एस.बी. गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ था देखो सुनो, द क्वेश्चन, क्या खुशी की बात हो गई? देखो, द क्वेश्चन ऑफ लोकस स्टैंडी वाज डिस्कस्ड एंड इट वाज हेल्ड दैट वेयर द लीगल रॉन्ग। अब ये क्या है, ये कब काम आ सकता है? मान लो तुम्हारे शॉर्ट नोट आ जाए किस पे? लोकस स्टैंडी पे, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये जो पीछे वाला केस पढ़ा है हमने वो भी लोकस स्टैंडी का ही था, जयपुर इरिगेशन वाला। लोकस स्टैंडी वाली तो बात है कि यूनियन भी जा पा रहा है, समझ में आया? अब ये तुम्हें टर्म सिखा रहा है कि लोकस स्टैंडी क्या है, तो शॉर्ट नोट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो तुम लिख सकते हो, नहीं तो लोकस स्टैंडी पूरा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई चीज? देखो क्या बोला है, वेयर द लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी इज कॉज टू अ पर्सन और टू अ डिटर्मिनेंट क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है। किसके साथ गलत हुआ है? या तो कोई लीगल रॉन्ग हुआ है, लीगल इंजरी हुई है, लीगल इंजरी होनी चाहिए, ऐसे पर्सनल इंजरी पे नहीं जा सकते ये सब करने। लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी हुई है, किसके साथ हुई है? या तो किसी एक पर्सन के साथ या फिर क्लास ऑफ पर्सन के साथ, जैसे पूरे लेबर्स के साथ कुछ गलत हो गया, ये एक लेबर के साथ गलत हो गया, मान लो अभी तो लेबर है हमारा एस्पेक्ट, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। बाय द रीजन, क्यों हुआ गलत? वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट और बाय एनी बर्डन इम्पोज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन। क्या बोल रहे हैं? बिना, और या फिर लॉ की अथॉरिटी के बिना, लॉ की अथॉरिटी के बिना आपने किस चीज का वायलेशन किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन किया है, लीगल वायलेशन किया है, या कोई भी तरह का बर्डन डाला है किसी पे जो लॉ तुम्हें अलाउ नहीं करता, ठीक है। और एनी सच लीगल रॉन्ग और इंजरी और इलीगल बर्डन इज थ्रेटेंड, या तो तुमने एक्चुअल में ये काम किया है या फिर तुम उसको धमका रहे हो कि ये काम कर देंगे, ठीक है। एंड सच पर्सन और डिटरमिन्ड क्लास ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ, क्या प्रॉब्लम हो गई उसको? पॉवर्टी, हेल्पलेसनेस, है ना, या फिर डिसेबिलिटी। हेल्पलेसनेस, जैसे लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो नहीं जा पा रही, हेल्पलेसनेस फील कर रही है, तो तब खुद नहीं जाना चाहती। पॉवर्टी है तो कहाँ से वकील वगैरह नहीं कर सकता, वो कोर्ट की फीस पे नहीं कर पाएगा इसलिए नहीं जा पा रहा, या कोई और डिसेबिलिटी है या सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में वो, ठीक है। अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर रिलीफ, वो खुद नहीं जा पा रहा, तो एनी मेंबर, यही है काम की बात, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन मेंटेन एन एप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी मेंबर पब्लिक का एप्लीकेशन लेके जा सकता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट डायरेक्शन के लिए, ऑर्डर के लिए या फिर रिट के लिए हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। क्या मांगने जा रहा है वो? रिड्रेस फॉर द लीगल रॉन्ग और इंजरी कॉज्ड बाय टू सच पर्सन, ठीक है। इसको एकदम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? लोकस स्टैंडी, तुम्हें तो बैग पहले पैक होने चाहिए ताकि हम भागे बस। देखो बताओ, लोकस स्टैंडी का क्या है कि किसी के साथ लीगल रॉन्ग या फिर इंजरी हुई है, ठीक है। किसके साथ हुई है लीगल रॉन्ग और इंजरी? या तो किसी पर्सन के साथ जो हमारे रिस्पेक्ट में लेबर ही है, या क्लास ऑफ पर्सन के साथ, ठीक है। किस रीजन से हुई है? क्योंकि क्या हो गया? वायलेशन किया है किसी ने। किस चीज का वायलेशन किया है?
या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर लीगल राइट्स। इसका वायलेशन क्या है? या तुम पे ना इलीगल बर्डन डाला जा रहा है, इलीगल बर्डन। किसी भी तरीके से दबाव है, सफोकेशन फील हो रही है। समझ में आई चीज? ये सब हो रहा है और तुम केस करने नहीं जा पा रहे। क्या 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 प्रॉब्लम आ सकती है? पॉवर्टी, हेल्पलेसनेस और कोई भी तरह की डिसेबिलिटी की वजह से वो तो नहीं जा पा रहा। तो कौन उसके लिए केस फाइल कर सकता है? एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। रिश्तेदार रिश्तेदार कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई भी मेंबर उठ के जा सकता है। उसी को PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तुम भी जा सकते हो। कहाँ जाते हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो तो कोई उनकी कोई लीगल इंजरी हार्म नहीं हो रही, पहली बात तो ये भी है। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। देखो, एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी जा सकता है केस फाइल करने। ठीक है, कैन मेंटेन सूट। समझ में आई चीज? कोई भी मेंबर जा सकता है। इसको ही हम लोग क्या बुलाते हैं? PIL बुलाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्या मांगने जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये सब? या तो ऑर्डर के लिए, या कोई डायरेक्शन के लिए, या फिर रिट के लिए। रिट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और बाकी सब है लीगल रेमेडी। समझ में आई चीज? उसके लिए कर रहे हैं और रिड्रेस मांगने जा रहे हैं। बस इतना ही। ये तुम्हें ना पूरा लिखना पड़ेगा अगर तुम्हारे लोकस स्टैंडी पे ही क्वेश्चन आ जाता है तो। समझ में आई चीज? फिर वो आएगा नहीं पूरा। अरे रुको रुको, ये तुम्हारे पास आएगा वैसे, क्योंकि मैंने अलग से बनाया, ये तुम्हारे उस PDF में नहीं है याद करवाने के लिए। अब मेरे को वापस से जल्दी से रिवाइज करवा दो, हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले कौन बोला? रिड्रेस मतलब हेल्प मांगने जा रहे हैं। चलो बताओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल्स। सबकी आवाज आनी चाहिए, आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, त्रिवेणी तक। सबसे नहीं, सबसे पहले आर्टिकल 14 से बताओ। आर्टिकल 14 किसका है? आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 19, 21, 23 कौन सा लेबर? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर। 24 याद हो गया। उसके बाद 38, 39, 41, 42, 43, 43A। फिर हमने पढ़ी टर्म लोकस स्टैंडी की, उसके रिगार्डिंग हमने केस लॉ पढ़ा। केस लॉ का नाम क्या है? जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन। ठीक है, क्या हुआ था इसमें? सिंगल बेंच। पहले तो उनको डिक्लेयर कर दिया था सरप्लस कि तुम ज्यादा निकाल दिया काम से। तो डिवीजन बेंच ने क्या किया?
मेरिट पे सुनो केस, हाँ ना वो अलग बात है, तुम डिसीजन देते हो वो अलग बात है। उनको लेने तो दो, एप्लीकेशन देने तो दो, ये पढ़ा, समझ में आया। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, लोकस स्टैंडी, जिसको तुम कल पढ़ के आओगे। चलो बाकी का पढ़ेंगे कल। थैंक यू।